So welcome to Important Topics for UPSC Prelims Science and Technology Edition। इस लेक्चर सीरीज में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो आपके प्रीलिम्स 2024 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीलिम्स में 15 टू 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं और वो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से, राइट? तो करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो करंट अफेयर से ही सवाल होते हैं, स्टैटिक पोर्शन से तो क्वेश्चंस कम ही होते हैं। ना पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से मैंने कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनके उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने की। तो इन लास्ट फ्यू डेज में मैं वो टॉपिक्स आपको रिवाइज करवाऊंगा, सारे के सारे टॉपिक्स। तो इससे ना आपका क्या होगा कि एक तो आप टॉपिक्स से फेमिलियर हो जाओगे कि कौन सी चीजों को अपने ध्यान में रखना है, दूसरा उन टॉपिक्स की रिवीजन हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडिशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज लेके आऊंगा, बट ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी, ये फोकस्ड होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। प्लीज मेक श्योर दैट यू स्पेंड 10 टू 15 मिनट्स डेली ऑन दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बस 10 से 15 मिनट ही स्पेंड करेंगे और आपके एग्जामिनेशन तक इन लास्ट फ्यू डेज में सारे टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिवाइज हो जाएंगे जो करंट अफेयर्स में थे। और करंट अफेयर्स ही तो सवाल पूछते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ऑलराइट, सो इसीलिए लेट्स बिगिन विद दिस सीरीज। नाउ जैसा कि आप लोग जानते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह। तो ये लेक्चर सीरीज की जो मैं शुरुआत करूंगा, ये मैं करूंगा बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि आप लोग जानते हो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का भी ये पार्ट 1 है। दो पार्ट्स में हम पूरे बायोटेक्नोलॉजी को कवर कर लेंगे, दो पार्ट्स या मैक्स टू मैक्स 3 पार्ट्स में। बट आई प्रॉमिस यू कि बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप इस लेक्चर सीरीज को रेगुलरली देख रहे हो, रोज 10 टू 15 मिनट्स इस वीडियो को देखने में लगा रहे हो और रिवाइज कर रहे हो, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डरने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी से आज हम 3 टॉपिक्स करेंगे। ऑलराइट, टॉपिक नंबर 1 होगा, आपने सबने सुना ही होगा अगर ध्यान से करंट अफेयर्स किए थे, कार्टी सेल थेरेपी। तो आज हम कार्टी सेल थेरेपी करेंगे। दूसरा हम स्टेम सेल्स करेंगे, इससे भी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी। और हम करेंगे आज एपिजेनेटिक्स। ये शायद, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपने मिस कर दिया होगा। कार्टी सेल थेरेपी जरूर पिछले साल सुना होगा, स्टेम सेल सुना होगा, पर एपिजेनेटिक्स जरूर आपने मिस कर दिया होगा। चांसेस हैं बहुत ज्यादा, अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे थे तो शायद ना कराओ, बट नॉनदलेस अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे थे या शिद्दत से तैयारी नहीं कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज के बाद चाहे आपने पिछले साल करंट अफेयर्स की तैयारी की थी या नहीं की थी, आप सब एक ही लेवल पे आ जाओगे, अब आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, दैट इज कार टी सेल थेरेपी। अब कार टी सेल थेरेपी है क्या? देखो, फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट्स फुल फॉर्म इज सी स्टैंड्स फॉर शाइमेरिक, A stands for antigen, R stands for receptor, T cell therapy, chimeric antigen receptor T cell therapy। ये एक तरह की ना इम्यूनोथेरेपी है। अब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? देखो, बहुत सारे लोग एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं या लड़ते हैं। उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कहते हैं कैंसर। बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है ना। कैंसर से लड़ने के लिए बहुत सारी थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। एक थेरेपी होती है इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम को ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाता है कि वो कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर दे या फिनिश ऑफ करना शुरू कर दे। तो कार्टी सेल थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी ओनली। दैट मींस इसमें कैंसर को क्योर करने के लिए बाहर से कोई मेडिसिन या बाहर से कोई हम ड्रग्स नहीं आपकी बॉडी में डाल रहे या रेडिएशन डाल रहे, हम आपके इम्यून सिस्टम को ही ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम अपने आप कैंसर से लड़ लेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज कार्टी सेल थेरेपी। फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। ऑलराइट, नाउ कार्टी सेल थेरेपी काम कैसे करती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो कार्टी सेल थेरेपी काम ऐसे करती है कि देखो, आपकी बॉडी में, हम सब की बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी सेल्स। राइट, ये जो टी सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि एक पेशेंट जिसको कैंसर है उसकी बॉडी से ये टी सेल्स निकालते हैं, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, इनको टी सेल्स को ही जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद वापस आपकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद ये जो टी सेल्स हैं, दे कैन फाइंड कैंसर सेल्स एंड फिनिश देम।
ठीक है, ये सिंपल सी थेरेपी है। पेशेंट से टी सेल निकाले, जेनेटिकली मॉडिफाई करा, दोबारा उसमें इंसर्ट कर दिए, तो अब वो जो टी सेल्स हैं वो ही कैंसर सेल्स को मार देंगे। नाउ टी सेल्स को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी सेल्स होते हैं ये आपके बॉडी में इम्यून सेल्स ही होते हैं। आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको देखते हैं ये टी सेल्स। इन्हीं को आपने मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, अब इस थेरेपी के बेनिफिट्स क्या क्या है वो फटाफट से हम देख लेते हैं। राइट, क्योंकि फटाफट से हमने करना है। देखो बेनिफिट्स क्या है, हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, इसमें प्रिसीजन बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या होता है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का एक डिसएडवांटेज है। कीमोथेरेपी जो होती है ना वो नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स तो मर जाते हैं पर नॉर्मल सेल्स पे भी इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना? वो कीमोथेरेपी की प्रॉब्लम है क्योंकि कीमोथेरेपी नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। यही सेम चीज रेडियोथेरेपी में भी है। बट कार-टी सेल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी में क्या है कि जो जो ये मॉडिफाइड टी सेल्स हैं, ये सिर्फ कैंसर सेल्स को इंपैक्ट करेंगे, नॉर्मल सेल्स को टच भी नहीं करेंगे। ऑलराइट, सिर्फ कैंसर सेल्स को कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट्स आपके कम हो जाते हैं, बहुत प्रिसाइज वो होता है। ठीक है, दूसरा कार-टी सेल थेरेपी को हम लिविंग ड्रग थेरेपी भी कहते हैं। लिविंग ड्रग इसलिए कहते हैं कि देखो अगर आपको कैंसर है, आपने कीमोथेरेपी ले ली, कैंसर सेल्स मर गए, बट बहुत सारे आपने ये वर्ड सुने होंगे कि कैंसर के रिलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं। रिलैप्स मतलब कैंसर सेल्स दोबारा डेवलप हो गए, फिर दोबारा से कीमोथेरेपी पे जाओ। बट अंडर कार-टी सेल थेरेपी आपका अब इम्यून सिस्टम मॉडिफाई हो चुका है। इम्यून सिस्टम मॉडिफाई होने की वजह से अब वो जो टी सेल्स है, मॉडिफाइड टी सेल्स, वो आपके कैंसर सेल्स को मारेंगे, और अगर रिलैप्स आप में दोबारा हो जाता है तो वही टी सेल्स दोबारा मार देंगे, क्योंकि टी सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक। लिविंग ड्रग है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्यों? क्योंकि मेरी ही बॉडी से टी सेल लिए जा रहे हैं और मेरे ही कैंसर सेल्स को मारा जा रहा है, तो ये मेरे लिए पर्सनलाइज है। ऑलराइट, बट इस थेरेपी के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पर इसके नुकसान भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। एक, ये सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के ब्लड कैंसर्स के लिए ही काम करता है, सारे कैंसर्स के लिए नहीं है। दूसरा, ये एक एक्सपेंसिव थेरेपी है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, पर क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, कई बार इस थेरेपी का एक साइड इफेक्ट देखा गया है जिसे हम कहते हैं, ये नाम आपने याद रखना है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम या आपके टी सेल्स हाइपर एक्टिव हो गए, अब वो ना सिर्फ आपके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हाइपर एक्टिव टी सेल्स हो गए हैं। ठीक है, ये कभी कभी होता है पर ये एक पॉसिबिलिटी है, इसका नाम याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, या कई बार ये आप पढ़ोगे साइटोकाइन, क्वेश्चन अगर आ गया साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब कार्टी सेल थेरेपी तो सबको पता है, ठीक है, पता भी चल गया है। अब दुनिया में कार्टी सेल थेरेपी से रिलेटेड कौन सी दवाइयां बनाई गई हैं या थेरेपी बनाई गई है? ठीक है, तो देखो दो कंट्रीज का हमें पता होना चाहिए। एक तो है यूके में कार्टी सेल थेरेपी अप्रूव हो चुकी है, यूएसए में भी हो चुकी है, और दूसरा हमें इंडिया के लिए फोकस होना है। ना देखो, यूके में जो थेरेपी अप्रूव हुई है ना, उसका नाम है कासगेवी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यूके में जो थेरेपी अप्रूव हुई है उसका नाम है कासगेवी। ये बनाई किसने है? दो कंपनीज हैं जिन्होंने ये बनाई है, एक है वर्टेक्स फार्मा और दूसरी है क्रिस्पर थेराप्यूटिक्स। क्रिस्पर थेराप्यूटिक्स एक्चुअली वो कंपनी है जो एक नोबेल प्राइज विनर ने, जिन्हें क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, इमैनुअल शार्पेंटियर। नोबेल प्राइज में आपने करा होगा, मैं नाम लिख देता हूं, ई शार्पेंटियर। इमैनुअल शार्पेंटियर की कंपनी है ये। खैर, ये है यूके की थेरेपी। तो क्रिस्पर का सॉरी, ये आपकी कार्टी सेल थेरेपी जो है वो कासगेवी यूके में, कासगेवी नाम से यूके में चल रही है, और इसे इन दोनों कंट्रीज ने बनाया। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इंडिया की थेरेपी। राइट, तो इंडिया में इस थेरेपी का नाम क्या है? इंडिया में इस थेरेपी का नाम है, यहाँ पे आप साइड में फोटो में भी देख सकते हो, नेक्सकार। तो नेक्सकार नाम से ये कार्टी सेल थेरेपी फॉर क्योरिंग कैंसर, नेक्सकार 19,
ये थेरेपी इंडिया में चल रही है। ये क्योर करती है ब्लड कैंसर के लिए, ये ब्लड कैंसर को क्योर करती है और ये इंडिया में चल रही है अभी। ठीक है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है, यहां आप देख सकते हो, इम्यूनो एक्ट। ये कंपनी आईआईटी बॉम्बे में बनी थी। आईआईटी बॉम्बे ने इसको इंक्यूबेट किया था, इम्यूनो एक्ट। इन्होंने बनाई है नेक्सकार जो कार टी सेल थेरेपी है, और ये ब्लड कैंसर, बी लिम्फोमा, इन सब के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इंडिया में इसे कहते हैं नेक्सकार और यूके में इसकी थेरेपी बनाई है कास्केवी। ऑलराइट, चलो ये हो गया हमारा कार्टी सेल थेरेपी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज स्टेम सेल्स। तो अब हम आते हैं स्टेम सेल्स पे। नाउ बेसिकली देखो, वैसे अगर आपने पूरे साल साइंस एंड टेक की तैयारी करी है तो आपको ऑलरेडी पता है, पर मैं ब्रीफ में आपको याद दिला देता हूं। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो ब्लड सेल्स होंगे वो अलग काम करेंगे, जो मसल सेल्स होंगे उनकी शेप, उनका सब कुछ अलग होगा, है ना। जो आपके कार्डियक सेल्स होंगे, हार्ट के सेल्स होंगे, वो अलग काम करेंगे, राइट। ये जो सारे सेल्स हैं आपके, ये स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ब्लड सेल्स की शेप और फंक्शंस अलग है, मसल सेल्स की शेप और फंक्शंस अलग है, कार्डियक सेल्स की शेप और फंक्शंस अलग है। इन सारे सेल्स को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है स्पेशल काम करने के लिए, राइट। पर हमारी बॉडी में ऐसे अनस्पेशलाइज सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इन स्पेशलाइज सेल्स को जन्म देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं कि देख के आप बता नहीं सकते ये कार्डियक सेल है, ब्लड सेल है, मसल सेल है, बोन सेल है, नर्व सेल है, क्या है ये। These cells are known as undifferentiated cells. इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, पर ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, these cells give rise to specialized और differentiated cells. इन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। सो बेसिकली स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट कैन सेल्फ रिन्यू, यानी कि ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं एंड गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स। ऑलराइट, ना याद रखना स्टेम सेल्स की दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। इन ये दो प्रॉपर्टीज होंगी तो किसी भी सेल को हम स्टेम सेल कह देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज सेल्फ रिन्यूअल, कि ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब है कि दे कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि एक स्टेम सेल कार्डियक सेल्स भी बना सकता है, मसल सेल्स भी बना सकता है, ब्लड सेल्स भी बना सकता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स इज नोन एज पोटेंसी। जिस सेल के पास ये दो प्रॉपर्टी हैं वो स्टेम सेल्स हैं। ऑलराइट, नाउ देखो, स्टेम सेल थेरेपी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इसीलिए स्टेम सेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ स्टेम सेल्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं। एक उनकी पोटेंसी के बेसिस पे, एक वो स्टेम सेल्स कहां से लिए हैं हमने, उसके बेसिस पे। ऑलराइट, तो अगर मैं पोटेंसी की बात करूं, सिर्फ पोटेंसी की बात करूं, तो पोटेंसी के बेसिस पे चार टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1, उन्हें हम कहते हैं टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट वो स्टेम सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं स्टेम सेल से आप ब्लड सेल बना लो, नर्व सेल बना लो, बोन सेल बना लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, किसी भी टाइप के, पूरी बॉडी का कोई भी सेल होगा, ये टोटी पोटेंट स्टेम सेल्स उसे बना देंगे। इनफैक्ट ये प्लेसेंटा के सेल्स भी बना देते हैं। ठीक है, ये सभी सेल्स को बना देते हैं। दूसरे हैं प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट ना टोटी पोटेंट के ही डिसेंडेंट्स होते हैं, टोटी पोटेंट जैसे ही होते हैं। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कोई भी टाइप का सेल बना सकते हैं एक्सेप्ट प्लेसेंटा। तो एक्सेप्ट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को छोड़ दो, तो उसके अलावा बॉडी में जो भी सेल है वो सब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बना सकते हैं। तीसरे होते हैं आपके मल्टीपोटेंट। सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो सारे टाइप के सेल्स नहीं बना सकते, एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सेल्स ही बना सकते हैं। जैसे एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होगा जो सिर्फ ब्लड सेल्स बना सकता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह। एक स्टेम सेल होगा जो सिर्फ मस्कुलर सेल्स बना सकता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सेल्स ही बना सकते हैं, सभी सेल्स नहीं, उन्हें मल्टीपोटेंट कहेंगे। और लास्ट होते हैं हमारे यूनिपोटेंट। ये वो होते हैं जो एक ही टाइप का स्पेशलाइज सेल बना सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंसी के बेसिस पे ये हैं आपके चार टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स: टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। ऑलराइट, अब हम सोर्स की बात करें, यानी कि ये स्टेम सेल्स हम लाते कहां से हैं, उसके बेसिस पे, है ना। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्स, तो भी चार टाइप के ही सेल निकलेंगे। एक है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स,
एम्ब्रियोनिक मतलब ह्यूमन एम्ब्रियो से जब आप निकालते हो। ह्यूमन एम्ब्रियो क्या होता है? जब स्पर्म और फीमेल एग कंबाइन करता है तो एक वो बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है। उसमें से अगर आप स्टेम सेल निकाल रहे हो, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जनरली प्लूरीपोटेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है फीटल स्टेम सेल्स। फीटल स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जब बच्चा यूट्रस में थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, उसे फीटस कहते हैं। उससे जब आप स्टेम सेल निकालते हो तो वो फीटल स्टेम सेल्स हैं। और याद रखना, फीटल स्टेम सेल्स आर जनरली मल्टीपोटेंट। फिर आपके होते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स, जो आपके मेरे जैसे से निकाले जा सकते हैं, हमारे बोन मैरो में होते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स भी मल्टीपोटेंट होते हैं। एंड लास्ट इज इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है? देखो, अडल्ट से जो स्टेम सेल निकलते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं, यानी कि वो सभी टाइप के सेल्स नहीं बना सकते। पर साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा हुआ है कि हम मल्टीपोटेंट अडल्ट स्टेम सेल्स लें, उन्हें लैब में ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई करें या लैब में ऐसे कन्वर्ट करें कि वो प्लूरीपोटेंट में कन्वर्ट हो जाएं। तो आपने निकाले अडल्ट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स और उन्हें लैब में कन्वर्ट कर दिया प्लूरीपोटेंट में। उन्हें हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आईपीएससी। ऑलराइट, तो ये चीज है। नाउ, स्टेम सेल्स इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? क्योंकि स्टेम सेल्स की बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब स्टेम सेल्स की मेडिकल एप्लीकेशंस बहुत सारी क्या है? देखो, स्टेम सेल्स आपके यूज होते हैं एक रीजेनरेटिव मेडिसिन में। रीजेनरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि यदि आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब हो गया है, स्किन खराब हो गई है, तो आपके उस ऑर्गन में, लेट्स सपोज किडनी खराब हो गई है, तो आपने इंजेक्शन से स्टेम सेल्स डाल दिए, तो वो किडनी के सेल्स, क्योंकि स्टेम सेल्स तो किडनी के सेल्स भी बना सकते हैं, लिवर के सेल्स भी बना सकते हैं, तो आपका लिवर रीजेनरेट होने लग जाएगा। इसे रीजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। और रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए आपकी बॉडी में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, आपकी बॉडी में स्टेम सेल डालने पड़ते हैं, है ना। अब स्टेम सेल जो ट्रांसप्लांट होता है बेसिकली, ये दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब कि दो तरीके से आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हो। एक होता है ऑटोलोगस और एक होता है एलोजेनिक, ठीक है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी दो तरीके के हैं। एक है आपका ऑटोलॉगस, याद रखना ये टर्म। ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मतलब जो पेशेंट है उसी से स्टेम सेल निकाले और उसी में स्टेम सेल्स उसकी किडनी में या लिवर में डाल दिए, ऑटोलॉगस, ठीक है। दूसरा होता है एलोजेनिक। एलोजेनिक में क्या होगा कि किसी और डोनर से आपने स्टेम सेल्स लिए और पेशेंट में डाल दिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी स्टेम सेल थेरेपी रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए। बाकी जो आपके स्टेम सेल्स हैं वो और बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग टेस्टिंग के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने ना, देखो जब भी कभी नई मेडिसिन आती है तो उसको टेस्ट करना होता है, उसके लिए वॉलंटियर्स बुलाते हो, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर मैं लैब में स्टेम सेल से हार्ट सेल्स बना दूं और हार्ट पे वो मेडिसिन डाल के देख लूं कि हार्ट पे इसका क्या इंपैक्ट होता है, तो ड्रग टेस्टिंग हो जाएगी। इनफैक्ट इसे हम कहते हैं ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, पता चल जाएगी, है ना। तो ड्रग टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं कि नए ड्रग्स टेस्ट करने के लिए, नेचर ऑफ अ डिजीज, कोई वायरस है वो आपके सेल्स को कैसे इफेक्ट करता है, तो स्टेम सेल से आपने हार्ट सेल्स बनाए और उसमें वो वायरस डाल के देख लिया, तो आप ना स्टडिंग ऑफ डिजीज भी कर सकते हो इससे, कि वो हार्ट सेल्स को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। बाय द वे, स्टेम सेल रिसर्च के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया की जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आईसीएमआर, उसने गाइडलाइंस निकाली हैं जिसका नाम है नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च। ये गाइडलाइंस निकली थी 2017 में और इन गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि कैसे एथिकल और साइंटिफिक तरीके से आप स्टेम सेल रिसर्च कर सकते हो, तो ये बस याद रखना। ऑलराइट, चलो, हमारा स्टेम सेल भी खत्म होता है एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एपिजेनेटिक एपिडीमियोलॉजी। नाउ, एपिजेनेटिक एपिडीमियोलॉजी क्या है और ये न्यूज में क्यों था, उस पर हम आते हैं। पर उससे पहले आपको इन दोनों वर्ड्स को समझना पड़ेगा। एपिजेनेटिक्स क्या होता है, एपिडीमियोलॉजी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिजेनेटिक्स क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में
जो कोई भी बॉडी काम कर रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आती है आपके डीएनए से, आपके जीन से, है ना? आपका स्किन कलर, आपके बालों की क्वालिटी, आपका हाइट, वेट वगैरह सब कुछ आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, आप अपने पेरेंट्स से जीन्स इनहेरिट करते हो। ठीक है? तो जैसे आपके जीन्स होंगे वैसे ही आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? नाउ क्या होता है कि कई बार ना कुछ जीन्स आपके एक्सप्रेस होते हैं। लेट्स सपोज आपके फादर टॉल थे, आपके मदर शॉर्ट थे। ठीक है? अब आप में ना टॉल और शॉर्ट दोनों जीन्स आ गए। क्लियर? बट आपका ना फादर का जीन एक्सप्रेस हुआ और मदर का जीन दबा रह गया, तो हम कहेंगे कि फादर का जीन एक्सप्रेस हो गया और मदर का जीन साइलेंस हो गया, दबा रह गया, इसीलिए इस बच्चे की हाइट ज्यादा होगी। इसका उल्टा भी हो सकता था। सिमिलरली स्किन कलर, आई कलर, ये सारी चीजें हो सकती है। कुछ जीन्स आपके एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन साइलेंस होते हैं। नाउ एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स वो फील्ड है जो ये स्टडी करती है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कौन से केमिकल्स की वजह से कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा जीन साइलेंस होगा। तो जेनेटिक्स तो होती है स्टडी ऑफ जीन्स, एपिजेनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ दोज केमिकल्स जिसकी वजह से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं या साइलेंस हो जाते हैं। ठीक है? तो ये जीन्स के ऊपर की चीज है कि कौन से केमिकल्स से जीन्स काम करते हैं। ठीक है? इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट हाउ सर्टेन केमिकल्स इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल हाउ जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है? देखो, जेनेटिक चेंजेस नहीं करते, एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं जिसमें केमिकल्स आप ऊपर नीचे करते हो, जिससे कुछ जीन्स आपके एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन्स साइलेंस हो जाते हैं। दैट इज व्हाई यहां पे लिखा हुआ है अनलाइक जेनेटिक चेंजेस, एपिजेनेटिक चेंजेस आर रिवर्सिबल। मैंने आपके सेल्स में ये ज्यादा केमिकल डाल दिया तो ये वाला जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, कम डाला तो ये वाला हो जाएगा, रिवर्सिबल है। जेनेटिक चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है। तो एपिजेनेटिक चेंजेस डू नॉट सीक्वेंस और डू नॉट चेंज डीएनए सीक्वेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एपिजेनेटिक्स का क्या है, ये आपने याद रखना है। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ एपिजेनेटिक्स इज डीएनए मिथाइलेशन। अब डीएनए मिथाइलेशन क्या है? देखो, एक ना आपका मिथाइल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है? ये अच्छा, ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये जो शेप है ये डीएनए की शेप है। अब डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है कि आपके डीएनए के मॉलिक्यूल पे ये मिथाइल मॉलिक्यूल अटैच होना शुरू हो जाता है ना। जितना ज्यादा आपके डीएनए के ऊपर ये CH3 का मॉलिक्यूल अटैच होता जाएगा उतने ही आपकी डीएनए मिथाइलेशन बढ़ती जाएगी। सो डीएनए मिथाइलेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू डीएनए मॉलिक्यूल। अगर आपके डीएनए के एक एक डीएनए पे या एक जीन सीक्वेंस पे मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ठीक है, अगर है तो डीएनए मिथाइलेशन चल रही है। ऑलराइट? और जितनी ज्यादा डीएनए मिथाइलेशन होगी उतनी ही जीन साइलेंसिंग होगी। यानी कि यहां मैंने टॉल और शॉर्ट का आपको एग्जांपल दिया था, है ना? अगर मिथाइल ग्रुप टॉल जीन जो आपने फादर से इनहेरिट करा है उस पर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये जीन हो जाएगा साइलेंट और आप शॉर्ट हो गए। और अगर इस पे मिथाइल ग्रुप ज्यादा होगा तो आप टॉल हो गए क्योंकि ये हो जाएगा साइलेंट। अब समझ आया एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स इज नॉट स्टडी ऑफ जीन्स, एपिजेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ केमिकल्स जिसकी वजह से कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन्स आपके एक्सप्रेस नहीं होते, साइलेंट रह जाते हैं। जैसे डीएनए मिथाइलेशन आपका एपिजेनेटिक्स है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एपिजेनेटिक्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर डीएनए मिथाइलेशन सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि कुछ जीन्स आपके काम कर रहे हैं, कुछ जीन्स नहीं काम कर रहे, वो मिथाइल ग्रुप की वजह से है। ऑलराइट? ना देखो, मैंने आपको बताया था कि एपिजेनेटिक एपिडीमियोलॉजी स्टडी करने के लिए, ये जो पोर्शन है इसे स्टडी करने के लिए आपको इन दोनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना? तो हमने ये देख लिया कि एपिजेनेटिक्स क्या होता है, डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है। हम देखते हैं कि ये एपिडीमियोलॉजी क्या है बेसिकली, और फिर दोनों वर्ड्स को कंबाइन करेंगे। ऑलराइट? नाउ एपिडीमियोलॉजी क्या है? सिंपल एपिडीमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। अब एपिडेमिक्स क्या होते हैं? जैसे कोविड-19 एक एपिडेमिक था, उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया, इसलिए उसे पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होता है? जब एक पॉपुलेशन में डिजीज फैल जाता है, तो वो डिजीज कैसे फैल रहा है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या कॉजेज हैं, हमारी पॉपुलेशन कैसी है जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन में वो डिजीज ज्यादा फैल रहा है, इस पॉपुलेशन में वो डिजीज कम फैल रहा है, क्या पता इस पॉपुलेशन की इम्यूनिटी ज्यादा है, उसकी कम है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है, स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इज नोन एज एपिडीमियोलॉजी। ठीक है? नाउ एपिडीमियोलॉजी चार तरीके की होती है। एक इन्फेक्शियस डिजीज एपिडीमियोलॉजी, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया की वजह से डिजीजेस होते हैं उनकी एपिडीमियोलॉजी। एक क्रॉनिक डिजीज एपिडीमियोलॉजी, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की एपिडीमियोलॉजी, जो डिजीज वायरस बैक्टीरिया से नहीं होते, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह।
इनकी एपिडेमियोलॉजी क्रॉनिक डिजीज है। फिर एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी। एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी क्या है कि एनवायरमेंट के किन किन फैक्टर्स की वजह से इस एरिया में डिजीजेस ज्यादा फैल रहे हैं, इस एरिया में डिजीजेस कम है। फॉर एग्जांपल, एयर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा हो रहे हैं, तो ये एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी है। और वायलेंस और इंजरी एपिडेमियोलॉजी है कि किस पॉपुलेशन में ज्यादा एक्सीडेंट्स हैं, वायलेंस ज्यादा है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, नाउ अब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दो। एपिजेनेटिक्स क्या है कि आपकी बॉडी में कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कुछ जीन्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ जीन्स को साइलेंस कर रहे हैं। और आपकी बॉडी में कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, कुछ जीन्स साइलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइप के डिजीजेस होते हैं, कुछ टाइप के डिजीजेस नहीं होते, क्योंकि आपके कुछ जीन्स आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं, कुछ साइलेंट जीन्स जिनकी वजह से आपको इम्यूनिटी आ सकती थी, वो अब आपको इम्यूनिटी नहीं आ रही, इसलिए आपको एपिडेमिक आपकी पॉपुलेशन में फैल रहा है। तो जब आप डिजीजेस को उनके जीन्स और एपिजेनेटिक्स से कंबाइन करते हो, उसे एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ऑलराइट, नाउ ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डीप प्रोजेक्ट। ये डीप प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी तो हमें पता चल गया, पार्टनरशिप का मतलब तो सबको ही पता है। डाइवर्स यहां पे क्यों लिखा है? देखो, ये जो डीप प्रोजेक्ट है ये चला रहे हैं तीन इंस्टीट्यूशंस। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और CSIR का इंस्टीट्यूट है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इंडिया। ये तीनों मिलकर डीप प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एम क्या है? अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स बिहाइंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन डाइवर्स पॉपुलेशंस। बेसिकली देखो कि जीन्स की वजह से, कि आपकी बॉडी में कौन से जीन्स हैं, कौन से जीन्स नहीं है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं या कम। ये जितना भी डेटा अभी तक आया है ना कि जीन्स का क्या इंपैक्ट होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, वो ज्यादातर डेटा आया है यूरोपियंस का। ठीक है, इंडियंस, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, उनका डेटा तो आया नहीं है। तो इसीलिए आप ना अब डाइवर्स पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, इंडियंस का, एशियंस का, साउथ अमेरिकन का, अफ्रीकन का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, सिर्फ यूरोपियन से काम नहीं चलेगा, इसलिए डाइवर्स वर्ड डाला है। सो अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स बिहाइंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन डाइवर्स पॉपुलेशंस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका के लोगों का डीएनए इकट्ठा करो, जीनोमिक सीक्वेंसेस, और फिर देखो कि किन किन में डीएनए मिथाइलेशन है, किस किस जीन में है, और उसकी वजह से कौन सा डिजीज हो रहा है, क्या हेल्थ का आउटकम आ रहे हैं। तो ये पूरा डीप प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज में था। ऑलराइट, एंड इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ऑलराइट, तो ये लेक्चर हमारा आज का खत्म होता है। एंड स्टे ट्यून फॉर अदर लेक्चर्स एज वेल, बिकॉज ये तो बस फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है वो कवर कर रहा हूं। रोज आज का लेक्चर तो चलो थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज आई हैड टू इंट्रोड्यूस यू, बट रोज हम 15 मिनट्स ही लगाएंगे, और हर रोज टिल योर एग्जाम फॉर जस्ट गिव 15 मिनट्स डेली, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन तो कवर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कहां से ला रहा हूं? करंट अफेयर से, राइट, बिकॉज करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस पूछते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो स्टैटिक पोर्शन बहुत कम है। ऑलराइट, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।